हेलो स्टूडेंट्स, तो कैलोरीमेट्री के इस वन शॉट वीडियो में आज हम लोग पूरा कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन समझ लेते हैं कि कैलोरीमेट्री इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है। तो हीट जो हम लोग मेज़र करते हैं, हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसी को तो हीट बोलते हैं। जैसे जो बॉडी हॉट होता है उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं और जो कोल्ड होता है उसके मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन कम होते हैं, तो दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो ये हॉट बॉडी वाला ज़्यादा वाइब्रेशन जो कर रहा है वो कोल्ड बॉडी को भी मजबूर करता है वाइब्रेट करने के लिए, उसको टक्कर मार मार के उसके मॉलिक्यूल को भी ज़्यादा वाइब्रेट कराता है। तो इससे जो कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है उस एनर्जी को ही हीट एनर्जी बोला जा रहा है। इसको कैलोरी में हम मेज़र करते हैं। तो कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट और मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग हीट का मेज़रमेंट करेंगे कि किसी बॉडी ने कितना हीट लिया है या अगर किसी ने दूसरे को दिया है तो कितने अमाउंट में हीट दिया है, इस चीज़ का मेज़रमेंट किया जाएगा इस चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये 1 कैलोरी कहते किसको हैं, कितने हीट को हम बोलेंगे कि ये 1 कैलोरी हीट है। तो 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए होता है उसी को 1 कैलोरी कहते हैं हम लोग। आप 1 ग्राम पानी लीजिए और उसमें बर्नर से नीचे से आग लगाइए और हीट प्रोवाइड कीजिए उसको, और उसका टेम्परेचर उसमें थर्मामीटर एक लगाकर और देखिए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना आपको अमाउंट देना पड़ा हीट का। तो जितना भी अमाउंट लगा होगा हीट का उसी अमाउंट को 1 कैलोरी बोलना है। क्लियर हो गया 1 कैलोरी का डेफिनेशन। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये क्या होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट? तो हीट प्रोड्यूस करने का एक तो ये तरीका है कि आप हॉट बॉडी के कांटेक्ट में कोल्ड बॉडी को लाएं तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आने लगता है, उसको हीट बोलते हैं। लेकिन दूसरा एक और भी तरीका है कि मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ाने का एक और भी तरीका है। क्या है वो तरीका? हीट किसी बॉडी को हीट देना मतलब उसके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देना। तो हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे ये दोनों हाथ को ऐसे रब कीजिए आप, तो देखेंगे कि ये गर्म हो रहा है हाथ, यानी हाथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तभी तो वो गर्म हो रहे हैं, हायर टेम्परेचर पे आ रहे हैं। और मेरा ऐसे करना मैकेनिकल वर्क करने के बराबर है। तो मैं मैकेनिकल वर्क करके और मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ, यानी इनको मैं हीट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आप दही से घी निकालते समय उसको ऐसे मखना उसको बोलते हैं, उससे मथते हैं, मथना बोलते हैं, मथते हैं ऐसे। तो आप क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं कुछ, और वो जो दही था वो बार बार उसके मॉलिक्यूल को आप काइनेटिक वेलोसिटी दे रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पहले जितना था उससे थोड़ा बढ़ेगा। तो आप यहाँ भी मैकेनिकल वर्क करके और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, यानी उसे हीट दे रहे हैं आप। तो अगर आपने मैकेनिकल वर्क कुछ किया और बॉडी में हीट कुछ आया, जैसे 1 ग्राम पानी है और 1 ग्राम पानी को हम बर्नर पे नहीं चढ़ाए हुए हैं, आग नहीं नीचे से लगा के गर्म कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? मथनी से मथ रहे हैं पानी को, ठीक। तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया, यानी हीट उसको कितना मिल गया? 1 कैलोरी हीट मिल गया। और उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा यहाँ लिखना है, मुझे फिजिकल वर्क कितना करना पड़ा। तो वर्क कितना करना पड़ा और हीट किसी बॉडी को कितना मिला, इसका जो रेशियो आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर आता है? 4.18 के, या इसका अप्रोक्स वैल्यू 4.2 भी लिख लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने के लिए। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी कि हीट प्रोवाइड करने का मैकेनिकल जो तरीका है उसका ये रिलेशन बताता है कि आप कितना मैकेनिकल काम करेंगे और उससे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, उसका रेशियो हमेशा 4.18 या लगभग 4.2 आएगा। और इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्लियर हो गया ये? ओके, तीसरा कॉन्सेप्ट पे आ जाए क्या? फर्स्ट और सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है यूनिट पे चर्चा। अब बहुत किसी को लगता है कि हीट का ऐसा यूनिट कैलोरी है,
क्योंकि ये कैलोरी बहुत फेमस हो गया है। जब हीट शुरू में जब इसके बारे में पता चला था हीट के बारे में, तो लोगों को पता नहीं था कि ये काइनेटिक एनर्जी ही है जो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा रहा है, इसलिए उसका यूनिट कैलोरी था। बाद में जब पता चला कि अच्छा ये तो वही काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल का, तो इसको बोला गया कि इसका भी ऐसा यूनिट जूल ही रख देते हैं, क्योंकि जितने भी एनर्जी हैं उन सबका काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उन सबका ऐसा यूनिट जूल ही होने वाला है और कुछ भी नहीं होगा, जूल। तो ये भी तो एक एनर्जी ही है, हीट, तो इसका भी ऐसा यूनिट जूल ही लिखना है, कैलोरी नहीं लिखना है। कैलोरी तो सीजीएस यूनिट भी नहीं है जूल का, मतलब हीट का ऐसा यूनिट तो छोड़ दीजिए, ऐसा यूनिट तो जूल ही है हीट का। ये कैलोरी सीजीएस भी नहीं है, सीजीएस भी सारे एनर्जी का अर्घ ही है। तो कैलोरी क्या है सर? तो कैलोरी कोई अदर यूनिट है जो प्रैक्टिकली हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ना तो ये एसआई सिस्टम में है ना सीजीएस सिस्टम में है, अदर यूनिट है, कॉमनली यूज्ड यूनिट है। समझ गई है? तो अभी यूनिट क्लियर हो गया हीट का। अगला कॉन्सेप्ट है कि सिंबॉलिक फॉर्म में दिक्कत होता है कि कभी एस लिखता है, कभी सी लिखता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या ओनली हीट कैपेसिटी, सबका सिंबल अलग अलग बना हुआ है। हीट कैपेसिटी क्या होता है पहले ये समझते हैं। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वो जितना हीट लेता है उसको उसका हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे ये ग्रीन कलर का मार्कर है, तो ग्रीन कलर के मार्कर के नीचे आग लगा दिए हम, ठीक है, आग लगा दिए यहाँ नीचे, इसके नीचे, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ने का इंतज़ार करेंगे। तो 1 डिग्री बढ़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ, जितना जूल हीट लेगा या जितना कैलोरी हीट लेगा, उतने हीट को बोला जाएगा कि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। पर यूनिट नहीं बोल रहे हैं हम, इस मार्कर का 1 ग्राम मैंने नहीं लिया है, पूरे मार्कर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट लगेगा इस मार्कर का, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। और किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं क्या? और किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए क्या है मेरे पास, ये देखिए एक टॉय है एरोप्लेन। इस पूरे एरोप्लेन का मुझे पता करना है कि कितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका, ठीक है। 1 ग्राम का नहीं, इसके 1 ग्राम को तोड़ के नहीं लेना है, इधर से तोड़ के 1 ग्राम, पूरा एरोप्लेन का। तो इसके नीचे आग लगा देंगे, मतलब गर्म करने के लिए, पूरा जलाना नहीं है इसको। तो इसके नीचे आग लगा दिए हम और थर्मामीटर के कांटेक्ट में रखे इसको। अब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना भी अमाउंट ये लेगा उतना जूल एनर्जी या उतना कैलोरी एनर्जी इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, ओनली हीट कैपेसिटी होगा। और उसमें अगर स्पेसिफिक वर्ड लगा देंगे तो इसका 1 ग्राम तोड़ के लेना पड़ेगा। किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम यानी 1 ग्राम टुकड़े के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट वो लेता है उस हीट को उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। खाली हीट कैपेसिटी मतलब एनी अमाउंट उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब उसके उस सब्सटेंस के 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक टाइप के सब्सटेंस के लिए फिक्स हो जाएगा, लेकिन खाली हीट कैपेसिटी फिक्स नहीं होगा। क्योंकि हीट कैपेसिटी क्यों फिक्स नहीं होगा? जैसे वाटर के लिए बात करते हैं, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, यानी 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए। लेकिन वाटर की हीट कैपेसिटी ये 1 नहीं है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी तो फिक्स है ही नहीं। 1 लीटर पानी लेंगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना एक्स अमाउंट मान लीजिए वो लिया हीट, तो 2 लीटर पानी ले लेंगे तो वो अलग अमाउंट ऑफ हीट लेगा, ज़्यादा हीट लेगा। 50 लीटर पानी ले लेंगे तो वो भी एक ही कैलोरी से थोड़े 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा लेगा, उसको ज़्यादा हीट चाहिए। तो किसी भी अमाउंट को गर्म करने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो उसका हीट कैपेसिटी है, और 1 ग्राम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है सर? ये दोनों तो समझ में आ गया। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसी सब्सटेंस के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए
वो उसका मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी है। जैसे पानी के 1 मोल को आप लीजिए, एवोगाड्रो नंबर इतने मॉलिक्यूल को 1 मोल बोलते हैं, तो पानी के 1 मोल को आप ले लीजिए, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट वो लेगा, वो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब इन तीनों का सिंबल देखिए, खाली हीट कैपेसिटी बोलेगा तो उसका एस सिंबल लिखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला तो स्मॉल सी लिखना है, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेगा तो कैपिटल सी लिखना है। सिंबल में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तीनों सिंबल मैंने यहाँ बता दिया है। अगला क्या है सर, पॉइंट नंबर 5, ये होर फ्रॉस्ट क्या होता है? तो होर फ्रॉस्ट होता है वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बन जाने को क्या बोलते हैं? होर फ्रॉस्ट। जैसे बादल, कभी कभी बारिश के दिनों में बर्फ़, हम लोग बोलते हैं कि बर्फ़ की बारिश हो रही है सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम लोग इकट्ठा भी करते हैं, राइट, बर्फ़ का। तो बादल वेपर फॉर्म में है और उससे डायरेक्ट सॉलिड हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग होर फ्रॉस्ट, याद रहेगा होर फ्रॉस्ट। फिर सब्लिमेशन क्या चीज़ होता है? तो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाना, पहले सॉलिड फॉर्म है और बाद में वेपर। जैसे कपूर होता है, पूजा करते समय उसको जलाते हैं तो वो लिक्विड नहीं बनता है, वो सॉलिड रहता है पहले कपूर, जो आरती के थाल में रहता है, और वो सीधे वेपर बनने लगता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, तो उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। कंडेंसेशन तो पता है, वेपर से लिक्विड बनने को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड कहाँ बनता है? तो पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक आप जो लाए अगर ख़रीद के, कोका कोला, पेप्सी, तो उसको देखेंगे ऐसे रख देंगे तो धीरे धीरे उसके साइड में पानी जमा हो जाता है, उसको छुएंगे तो उसमें पानी आ जाता है आसपास। तो क्या अंदर का वो कोका कोला या पेप्सी अंदर का बाहर आता है क्या? वो तो शीशा का बना हुआ है, शीशा पूरा उससे बाहर आ नहीं सकता है अंदर का लिक्विड, और बाहर कहीं से पानी उस पर मैंने छिड़काव किया नहीं है, तो पानी कैसे जमा हो जाता है? तो जो एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेजेंट हैं वाटर के, वही कंडेंस हो जाते हैं। तो कंडेंसेशन मतलब जो वेपर बना है वो क्या बन जाता है? लिक्विड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 5, पॉइंट नंबर 5, इवेपोरेशन और बॉयलिंग में डिफरेंस समझने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग, इवेपोरेशन क्या होता है? किसी भी टेम्परेचर पे वो लिक्विड, किसी भी टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर बनते रहता है, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। और एक फिक्स टेम्परेचर पे, जैसे पानी के लिए 100 डिग्री पे वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट जब होता है तो उसको बॉयलिंग बोलते हैं। अब ये इवेपोरेशन होता क्यों है? देखिए, एक कंटेनर में आप, जैसे स्कूल में छुट्टी हो गया, गर्मियों की छुट्टी हो गई स्कूल में, और आप एक गिलास पानी को रख के चले जाइए किचन में, पानी को ऐसे खुला छोड़कर चले जाइए, तो 1 महीने बाद आएंगे तो उस ग्लास में पानी कम हो जाएगा, जबकि वो रूम टेम्परेचर पे ही था, उसको आपने गर्म नहीं किया था, 100 डिग्री पे नहीं था कि बॉयल हो के सब इवेपोरेट हो गया, वो रूम टेम्परेचर पे था। फिर भी वो ग्लास में पूरा भरा हुआ ग्लास छोड़कर जाएंगे तो 1 महीने बाद आएंगे तो ऊपर खाली हो जाएगा थोड़ा। इस बार ट्राई कीजिएगा आप, इस बार घर जब जाएंगे कहीं पे रूम बंद करके, तो ग्लास में पानी छोड़कर जाइएगा कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना, मॉलिक्यूल, इसमें रैंडमनेस होता है, ये चुपचाप बैठा नहीं रहता है, रेस्ट में नहीं रहता है या सोया हुआ नहीं रहता है, ये सब कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहता है ऐसे, ऑल डायरेक्शन में, इधर 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 ऐसे वाइब्रेट करते रहता है। और इसके ऊपर क्या है? एयर मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर का एयर का मॉलिक्यूल, ये भी कहाँ चुप बैठने वाला है, ये भी तो वाइब्रेट करता है। तो ये मारता है इसको टक्कर, और ये भी वाइब्रेट कर करके इसके साथ जो आता है उसको टक्कर मारता है। तो इन सब मॉलिक्यूल में 1 2 3 इसका नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 ये सब मॉलिक्यूल है। तो और बाहर के मॉलिक्यूल को मैं, एयर वाले मॉलिक्यूल को ABC लिख दे रहा हूँ। तो 1 ABC जो है ना, वो 1 2 3 किसी को आने नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है कि ऊपर जगह नहीं है, ऊपर नहीं आना है तुम लोग को, ये मार रहा है इसको। अब 1 2 में भी कोलिजन हो रहा है, और 2 के नीचे जो है, 2 के नीचे क्या लिख दें हम, मान लेते हैं 4 तक हो गया, 5 6, नीचे 7 8 ऐसे लिख दे रहे हैं। तो 1 5 में, 1 6 में, 1 2 में, सब में कोलिजन हो रहा है। 2 1 में, 2 6 में, 2 3 में कोलिजन हो रहा है।
तो ये कोलिजन होकर कभी कभी किसी 1 2 3 4 ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल मान लीजिए किसी ने एनर्जी बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया? तो बी जितना रोक रहा था उससे बढ़ा लिया। जैसे इसका एनर्जी था 2 जूल, सबका 2 जूल एनर्जी है और बाहर वाला भी उस पर एनर्जी लगा रहा है कोलिजन से, तो 2 जूल से तो ये नहीं निकल पाएगा। तो लेकिन इनका आपस में टक्कर होते होते ये 1 2 3 4 इनमें से किसी एक का कभी 2 से बढ़ के 3 हो गया या 4 हो गया जूल, तो अब ये बी उसको नहीं रोक पाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन 3 जैसे ही बाहर निकलेगा ये पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इस 3 ने इधर ही से एनर्जी लिया है। तो किसी ने एनर्जी लिया है तो किसी ने दिया भी होगा, तो जो लिया है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी रैंडमनेस बढ़ गया है, तो जो दिया है वो ठंडा भी तो होगा, उसका टेम्परेचर फॉल भी तो होगा। तो जब भी ये इवेपोरेट करेगा ये पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो किसी भी टेम्परेचर पे ऐसे, ये बहुत स्लो प्रोसेस है लेकिन ऐसा होते रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। जैसे सुराही या घड़े में आप पानी रखते हैं तो उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो पोरस मीडियम होता है, इतना बड़ा ऐसे घड़ा है तो उसके साइड से भी इवेपोरेशन होते रहता है, साइड से भी इवेपोरेशन होता है पूरे एरिया से, राइट, बाहर निकलते रहता है। तो इवेपोरेशन होगा तो अंदर का पानी ठंडा होगा, क्योंकि जो इवेपोरेट हुआ है मॉलिक्यूल वो अंदर का ही एनर्जी लेकर गया है, भागा है, राइट। अब बॉयलिंग, इस बॉयलिंग मतलब इसको आप गर्म कर रहे हैं और टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिए, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री पे ऐसे ही एटमॉस्फेयर वाले जितना प्रेशर लगाते हैं उससे ज़्यादा इसमें रैंडमनेस आ जाता है और उस प्रेशर को पेनिट्रेट करके ये एयर में जाने लगता है, मॉलिक्यूल इवेपोरेट करने लगता है। तो वाटर 100 पे करता है और डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट टेम्परेचर पे करते हैं। तो बॉयलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस समझ गए होंगे आप। 6 नंबर पॉइंट है रेजिलेशन। ये क्या होता है सर रेजिलेशन? तो यहाँ मैं एक बर्फ़ का एक रखा हूँ, क्यूब में बनाया हुआ, यहाँ बर्फ़ का टुकड़ा है और इसको दोनों एंड से मैं फिक्स कर दिया हूँ, यहाँ बांध दिया हूँ रस्सी से अटैच करके, और इसके ऊपर एक वायर ऐसे ले गया हूँ मैं, ऐसे ये वायर है ऐसे, क्लियर, और उससे कुछ वेट हैंग किया हुआ है। तो ये जब हैंग करेंगे ना वेट, तो ये वाला इसके कांटेक्ट में आके यहाँ प्रेशर बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल पास आते हैं, कॉम्पैक्टनेस आता है उस मॉलिक्यूल में, राइट। अगर वो फ्री है तो वैसे फैले हुए हैं और उसको चारों तरफ से दबाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या आएगा? क्लोज आएगा। और वाटर के साथ क्या समस्या है कि लिक्विड फॉर्म में उसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है और जब वो बर्फ़ होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसका डेंसिटी कम होता है। ये उल्टा कहानी है, बाकी सब सब्सटेंस का सॉलिड में ही ज़्यादा डेंसिटी होता है और लिक्विड होने पे कम होता है डेंसिटी। लेकिन वाटर का क्या होता है? वाटर लिक्विड जब हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे जब वो रहता है, 0 डिग्री पर तो आइस रहता है, तो 0 डिग्री पे उसकी डेंसिटी कम होती है। वो 4 डिग्री जब होता है ना तब उसकी डेंसिटी बढ़ती है। एनामेलस बिहेवियर है उसका, क्योंकि 4 डिग्री पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगता है और मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो ये तो समझ गया कि ठीक है सर, तभी तो बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। 4 डिग्री पे पानी का टेम्परेचर कर दीजिए और उसके ऊपर बर्फ़ को रखिए, तो बर्फ़ अंदर डूबेगा नहीं, फ्लोट करेगा ऊपर, राइट, सिंक नहीं करेगा। तो इसके ऊपर दूसरे किसी सब्सटेंस को प्रेशर लगाएंगे तो वो कॉम्पैक्ट होगा, मतलब लिक्विड से सॉलिड बनेगा। लेकिन बर्फ़ का क्या है कि अब आइस है, उसको प्रेशर लगाएंगे तो वो डेंसिटी बढ़ाने के चक्कर में लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा। तो ये आइस था और इसके ऊपर रस्सी से आप प्रेशर बढ़ाए तो जो ये सॉलिड फॉर्म में था वो प्रेशर बढ़ने से लिक्विड यानी कॉम्पैक्ट होने के लिए लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया तो ये रस्सी अंदर घुस जाएगा, जो रस्सी यहाँ था वो क्या यहाँ आ जाएगा, इसको बेध के पेनिट्रेट करके यहाँ आ जाएगा ये तार वायर जो है। लेकिन ऊपर जैसे ही प्रेशर में कमी आया तो जो कॉम्पैक्ट हुआ था यानी जो लिक्विड आया था वो फिर से वापस क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो ये ऊपर प्रेशर जैसे ही घटा फिर से ऊपर बर्फ़ बन जाता है यानी सॉलिड हो जाता है। अभी वायर यहाँ पे है, तो जहाँ भी वायर है वहाँ के मॉलिक्यूल को दबाएगा और उसको फिर से क्या करेगा? लिक्विड फॉर्म में करेगा। तो वो जैसे ही लिक्विड होगा तार नीचे गिर जाएगा और थोड़ा, और जैसे ही तार नीचे गिरेगा ऊपर वापस बर्फ़ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा फिर से।
तो ऐसे करते करते ये वायर पूरा निकल के नीचे गिर जाता है और ये दो टुकड़े में नहीं बढ़ता है। ये वायर जैसे जैसे नीचे गिरता है ऊपर सॉलिड होते जाता है, तो ये वापस पूरा सॉलिड का सॉलिड रहता है, दो टुकड़े में नहीं बढ़ता है और ये वायर भी नीचे आ जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजिलेशन। समझ गए रेजिलेशन क्या है? अब एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रेजिलेशन आपको सिर्फ वाटर में ही देखने को मिलेगा, यानी आइस फॉर्म किसका होना चाहिए? पानी का। अगर आप दही को पूरा बर्फ़ जैसा जमा दिए या तेल को बर्फ़ जैसा जमा दिए और उसके साथ ही एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो रेजिलेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे, अच्छा ये तो हो गया, समझा दिया मैंने कॉन्सेप्चुअली। अब इसको याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं बुक में जो लिखा रहता है कि प्रेशर बढ़ाने पे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। पॉइंट नंबर 1। इसका क्या मीनिंग है सर? देखिए, ये बर्फ़ मान लेते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस पे है, -2 डिग्री। 2 डिग्री पे तो पानी बन जाएगा ना, 0 डिग्री पे बर्फ़ रहेगा या उससे कम और ठंडा रहने पे, तो -2 डिग्री पे है ये आइस फॉर्म हो गया। और कितने डिग्री पे है? -2। तो ये पानी में कब कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री होगा तब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वो -2 पे ही पिघलने लगेगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाना, मतलब पहले मेल्ट हो रहा था 0 पे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया 0 से, तो 0 से कम होके क्या होगा? माइनस होगा। तो ये -2 पे अगर ये आइस क्यूब रखा हुआ है, वो प्रेशर इसके ऊपर आप बढ़ाएंगे इस तार से, तो प्रेशर बढ़ाने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट गिर जाएगा, तो वो 0 डिग्री का इंतज़ार नहीं करेगा, वो -2 पे भी पिघलना चालू कर देगा। क्लियर हो गया ये? वैसे ही प्रेशर बढ़ाने पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर है ये तो वाटर के लिए हुआ। और अदर सब्सटेंस के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, एक याद कर लिए और सब में अप्लाई नहीं करना है। अदर सब्सटेंस के लिए प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ जाता है, और इसी का उल्टा अगर प्रेशर घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है। ये अदर सब्सटेंस के लिए है, जैसे दही, तेल, ये सब। पानी के लिए ही सिर्फ ये है एप्लीकेबल। अब आप समझ गए होंगे कि रेजिलेशन क्या है। थोड़ा भी डाउट है तो थोड़ा पीछे जाइए वीडियो के और फिर से इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। क्लियर? अगला फेज डायग्राम पानी का, यानी वाटर का फेज डायग्राम देखते हैं कि क्या क्या फेज होता है। सॉलिड, लिक्विड, वेपर, 3 फेज होता है, तो उसका एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है और ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये देखते हैं। तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर करें, जैसे इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ टेम्परेचर आएगा, इधर डिग्री सेल्सियस में मैंने लिया है, और इधर कुछ प्रेशर आएगा जो कि किलो पास्कल में मैंने लिया है वाई एक्सिस पे। तो जितना भी यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे प्रेशर आएगा, उतने टेम्परेचर प्रेशर पे वेपर, वाटर का वेपर और आइस, सॉलिड फॉर्म में वाटर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे एक साथ। इसका क्या मतलब हुआ सर इक्विलिब्रियम का? मतलब अगर आप वाटर वेपर को आप रख दें एक कंटेनर में और उसी में आइस को भी रख दें, तो वो आइस पिघलेगा नहीं, पिघल कर लिक्विड या वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, या वो वेपर भी कंडेंस होकर वापस सॉलिड नहीं बनेगा। दोनों एकदम मज़े में दोनों रहेंगे, कोई एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कि वेपर और सॉलिड इक्विलिब्रियम में है इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे। ये सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, ये बहुत सारा पॉइंट है। इसके सामने भी जितना टेम्परेचर और जितना प्रेशर आएगा, मतलब इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट मिलेगा उस कंडीशन के लिए, यानी उतने टेम्परेचर और उतने प्रेशर के लिए, ये वेपर और सॉलिड दोनों साथ साथ रह लेते हैं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया ये लाइन? वैसे ही ये लाइन क्या है, तो इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना टेम्परेचर और जितना प्रेशर आएगा, उस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड साथ साथ रहते हैं। ये बोलते हैं हम साथ साथ हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वैसे ही इस लाइन के ऊपर लिक्विड और वेपर जितने भी पॉइंट आएंगे, उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और एक ही पॉइंट ऐसा मिलता है, कॉमन पॉइंट, जिसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग
टेम्परेचर आता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आता है 0.61 किलो पास्कल। इतना प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे जब आप लिक्विड, वेपर और सॉलिड वाटर के तीनों चीज़ को एक ही बर्तन में रख देंगे, एक कंटेनर में आपने आइस भी रख दिया और पानी भी रख दिया और उसमें थोड़ा स्टीम भी डाल दिया, आप अपने स्टीम भी, और उसमें मेंटेन किया टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना, तो वो कोई एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा। वो बर्फ़ पानी नहीं बनेगा, पानी वेपर नहीं बनेगा, वेपर लिक्विड नहीं बनेगा, कोई किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। क्लियर हो गया इतना बात? फिर कैलोरीमेट्री में हमारा है इसके बाद लॉ ऑफ मिक्सचर, या मिक्स करने का क्या रूल है, कैसे दो डिफरेंट सब्सटेंस को हम लोग मिक्स करेंगे तो उसका कॉमन टेम्परेचर क्या आएगा और फाइनल जो मुझे बचेगा कॉमन टेम्परेचर पे वो सारे मिक्सचर मुझे मिलेंगे, उनमें कंपोजिशन क्या होगा, मतलब कितना बर्फ़ होगा, कितना पानी होगा, ये सब चीज़ बताना है। तो यहाँ क्या क्या मैं मिक्स कर रहा हूँ, इसको लॉ ऑफ मिक्सचर बोलते हैं। लेन देन, कोई हीट लेगा और कोई हीट देगा, तो ये लॉ ऑफ मिक्सचर बोलता है कि हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। किसी का हीट लॉस होगा और कोई हीट गेन करेगा और दोनों क्या होगा? इक्वल, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग स्टेट पे वाटर को लिया है। एक आइस में है, 5 ग्राम वाटर आइस यानी सॉलिड स्टेट में है और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और 5 ग्राम स्टीम है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। दो फॉर्म है इसका, दो फेज़ में ये है। और इन दोनों को मैं एक ही कंटेनर में रख दिया। किसमें रख दिया? एक ही कंटेनर में। अब उस कंटेनर में इन दोनों का कॉमन टेम्परेचर आपको बताना है, और जब वो कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे उस वक्त कितना स्टीम होगा, कितना लिक्विड वाटर होगा और कितना सॉलिड फॉर्म में वाटर होगा, ये भी बताना है। दो बात बताना है आपको। तो 1 बाई 1 दोनों को एक एक स्टेप नीचे लाना है। इसको एक स्टेप नीचे लाएंगे, इसको भी एक स्टेप नीचे लाएंगे, और दोनों को एक कॉमन स्टेट तक मुझे पहले लाना है। तो सबसे पहले ये जब आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे और इसको हीट प्रोवाइड किया जाएगा, अगर इसने इसको हीट दिया ओबियसली यही देगा, क्योंकि ये 100 डिग्री पे है स्टीम, ये 0 डिग्री पे है, तो ये देने वाला और ये लेने वाला है। तो 0 डिग्री पे आइस को कोई अगर हीट देगा तो 5 ग्राम का 5 ग्राम ही रहेगा, मास तो नहीं चेंज होता है, लेकिन ये आइस बन जाएगा लिक्विड। तो 5 ग्राम ये लिक्विड बन गया और 0 डिग्री का 0 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि पहले क्या चेंज होता है? फेज। पानी को आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 0 डिग्री पे है तो वो लिक्विड बनने लगेगा, सॉलिड से, आइस से क्या बनने लगेगा? लिक्विड। तो जब फेज चेंज होता है ना, उस समय टेम्परेचर नहीं बदलता है, 0 का 0 ही रहता है। वो जो भी आप हीट देते हैं वो बॉन्ड ब्रेक करने में लग जाता है वो सब, ठीक। तो इस केस में हम Q को, यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट मिला उसको ml लिखते हैं, जहाँ पे m मास होता है जो कि 5 ग्राम था और L लैटेंट हीट होता है। तो लैटेंट हीट यहाँ पे 80 होता है। जब बर्फ़ से पानी बन रहा है या पानी से लिक्विड से जब बर्फ़ बनेगा तो उस समय लैटेंट हीट दोनों ही कंडीशन में क्या लेंगे? 80 लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अब कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 400 कैलोरी आया। कितना आ गया? 400 कैलोरी। खाली 400 हम लिख दे रहे हैं क्योंकि सब CGS यूनिट में है। तो ये 400, इसको भी एक बार नीचे अब लाइए। अब 100 डिग्री पे स्टीम है, तो स्टीम पहले 100 डिग्री पे था, तो स्टीम को जब इससे कोई हीट छीनेगा तो ये क्या होगा? स्टीम से लिक्विड बनना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो 5 ग्राम का 5 ग्राम और स्टीम के जगह पर ये फेज चेंज करके अपना बन जाएगा लिक्विड। और कितने डिग्री पे लिक्विड बन जाएगा? तो लिक्विड एट, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि फेज चेंज मैंने किया है यहाँ, तो 100 डिग्री पे स्टीम में से अगर हीट आप खींचेंगे तो वो लिक्विड तो फॉर्म में बनेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फेज चेंज होते समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और जिस समय फेज चेंज होता है उसमें कौन फार्मूला लिखते हैं सर? तो उस समय फार्मूला लिखते हैं ml। अब ये भी 5 ग्राम है, लेकिन लैटेंट हीट जो स्टीम से वाटर बनने का है, लिक्विड वाटर या लिक्विड वाटर से स्टीम बनता है, उस समय लैटेंट हीट होता है वेपोराइजेशन का 540 ऐसे होता है, ठीक है। ये याद रखिए, ये 80 होता है बर्फ़ से पानी जमते समय,
और ये स्टीम से लिक्विड बनते समय 540, 80, 540 इम्पॉर्टेंट डेटा है, सिर्फ वाटर के लिए ये वैल्यू है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ये 0, 0 और 2700 आ रहा है क्या, देखिए 5 गुना 0, 0, 5 गुना 4, 20, 0, 2, 5 गुना 5, 25, 2, 27, ठीक है, 2700 कैलोरी आया। जबकि इसने लिया 400 कैलोरी खाली लिया है, और दोनों क्या सेम स्टेट पे आ गया। ये भी 5 ग्राम लिक्विड 0 डिग्री पे, ये भी 5 ग्राम लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन ये 100 डिग्री पे है, अभी सेम स्टेट पे नहीं आया है। दोनों को मुझे कॉमन जगह पर लाना है, राइट। तो अभी क्या होगा, ये 0 डिग्री पे, ये लिक्विड 0 डिग्री पे है, इसको भी मैं 0 करता हूँ तो इससे और मैं हीट छीनूंगा इससे वापस, दोनों को एक जैसा मुझे बनाना है। तो इस बार ये लिक्विड है और मुझे लिक्विड ही इसको बनाना है। 5 ग्राम फिर से लिक्विड, कितने पे रहेगा सर लिक्विड, तो इस बार टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि फेज चेंज नहीं हुआ है। यहाँ लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है, यहाँ देखिए यहाँ स्टीम मैंने लिखा था तो यहाँ लिक्विड लिख दिया था, इस बार यहाँ लिक्विड है और लिक्विड ही यहाँ भी मैंने लिखा है। इस बार टेम्परेचर मुझे 0 करना है, टेम्परेचर में देखिए फॉल आया है। तो जब ऐसा हो कि सेम फॉर्म हो, खाली टेम्परेचर में डिफरेंस आया हो, तो उस समय हीट का फॉर्मूला लिखते हैं ms डेल्टा थीटा, यानी मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास था 5 और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होता है, और चेंज इन टेम्परेचर 100 से 0 हुआ है तो 100 मैं यहाँ पे लिख दिया। तो इसको करने पे आ गया 5 इंटू 100, 500। तो कुल मिला के ये देने वाले ने कितना दिया, तो 2700 और 500 दोनों दिया, तो 27 और 3 30 और 2 32, तो 3200 कैलोरी हीट दिया इसने। और लेने वाले ने क्या बोला कि मैं 400 ही लूँगा, और दोनों हम लोग सेम एक ही स्थिति में आ गए हैं। मैं भी लिक्विड ही हूँ 0 डिग्री पे और ये भी लिक्विड ही है 0 डिग्री पे। तो अब दोनों सेम स्टेट पे आ गए, सेम। पहले दोनों को क्या लेना है, इतना समझ में आ गया, सेम स्टेट पे आ गया। अब देखेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाता, ये 3200 आया कुल मिला के हीट दिया, लेने वाले ने भी 3200 लेता, तो हमारा आंसर हो जाता कि दोनों ही, मतलब कंटेनर में मेरे पास 5 और 5 10 ग्राम लिक्विड है और वो कितने पे है, 0 डिग्री पे है, ना तो आइस है ना ही स्टीम है। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है, इसने दिया है 3200 और इसने लिया है ओनली 400। तो अब मेरे पास ये एक्सेस अमाउंट में हीट अवेलेबल है। कितना एक्सेस है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 3200 में 200 चला जाएगा तो बचेगा 30, और 2 गया तो 28। तो मेरे पास एक्सेस हीट है, एक्सेस हीट है कितना, 2800, इतना एक्सेस हीट है। तो ये दोनों अब जो 0 डिग्री पे थे, 5 और 5 कुल मिला के मेरे पास लिक्विड कितना हो गया, 10 ग्राम। तो अब जो 2 पार्ट में कर रहे थे हम अब सिंगल पार्ट में इधर करेंगे ऐसे। मेरे पास 10 ग्राम वाटर आ गया है लिक्विड फॉर्म में, और कितने डिग्री पे आ गया है वाटर लिक्विड फॉर्म में, 0 डिग्री सेल्सियस। ये अभी अवेलेबल है। 10 ग्राम कहाँ से आ गया, 5 ग्राम इसका 5 ग्राम इसका, दोनों लिक्विड तो ऐड हम कर सकते हैं। 10 ग्राम है 0 डिग्री पे, और मेरे पास अभी भी अमाउंट कितना अवेलेबल है, 2800। तो अभी ये जो एक्सेस हीट है, मतलब इसके पास हीट और मिलेगा, अगर इतना हीट अगर मिला इसको, तो ये 0 डिग्री से क्या करेगा, अपना टेम्परेचर राइज करेगा, राइट। कितना टेम्परेचर राइज करेगा ये 0 डिग्री से, कितना टेम्परेचर राइज करेगा 0 डिग्री से, बताइए जल्दी से। 0 डिग्री से मान लेते हैं इस 100 डिग्री पे जाने के लिए इसको कितना चाहिए, देखिए 10 ग्राम पानी को 0 से 100 डिग्री जाने के लिए ms डेल्टा थीटा लगता है। तो इसको मैं लिख दिया 10 और S1 और डेल्टा थीटा 100 डिग्री। तो इससे आ रहा है 1000 ही तो आ रहा है सिर्फ, जबकि हमारे पास अवेलेबल कितना है, 2800 अवेलेबल है। तो होगा ये कि पूरा ये 10 ग्राम वापस 100 डिग्री पे चला जाएगा। ये पूरा 10 ग्राम कितने पे चला जाएगा, 100 डिग्री पे। तो अभी ये चेंज होके मेरे पास आ गया, ये लीजिए 10 ग्राम वाटर वापस चला गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ तक अभी पहुँच चुके हैं हम। कैसे पता चला 100 डिग्री पे, मेरे पास 2800 कैलोरी हीट था, और इस 10 ग्राम पानी को पूरा 100 डिग्री भेजने के लिए 1000 चाहिए।
तो इस 2800 में ये 1000 इसको दे दिए, तो 1000 और माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना 0 0, फिर ये 8 का 8 और 2 में से 1 गया 18, 1800 अभी भी आपके पास हीट अवेलेबल है। तो अब ये क्या होगा, 10 ग्राम वाटर जैसे ही आया तो अब स्टीम बनना चालू करेगा। क्या बनना चालू करेगा अब, स्टीम, क्योंकि अभी भी इसके पास 1800 हीट है। तो 10 ग्राम में कितना ग्राम स्टीम बन पाएगा, आइए चेक करते हैं कितना ग्राम स्टीम बन पाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 10 ग्राम वाटर में से m ग्राम स्टीम बनने में कामयाब हो गया। तो अभी फेज चेंज हो रहा है, वाटर से स्टीम में जा रहे हैं हम, तो ml लिखेंगे, m इंटू एल, ये मिला के क्या आना चाहिए 1800, क्योंकि इतना मेरे पास हीट अभी भी है। तो m मुझे पता नहीं है कि कितना ग्राम स्टीम बना है, इस 10 ग्राम में से कितना ग्राम स्टीम बना है मुझे पता नहीं है, तो m ग्राम मान लीजिए स्टीम बना है। और स्टीम बनता है जब लिक्विड से स्टीम या स्टीम से लिक्विड बनते समय 540 होता है लेटेंट हीट, तो इसको 540 लिख दिए और ये 1800 हो गया। अब m का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, देखिए इसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे 540 को, तो 0 से 0 कट गया और 180/54 करके बताइए कितना आएगा। ये इतना अमाउंट 10 ग्राम में से इतना अमाउंट क्या बन जाएगा, स्टीम। डिवाइड करिए इसको, तो 180 डिवाइडेड बाई 54, तो ये 3.33 आया। डिवाइड मैंने किया तो कितना दे रहा है रिजल्ट, ये 3.33 ग्राम। अब देखिए मज़ा आएगा, ये 10 ग्राम जो पानी था ना उसमें 3.33 ग्राम बन जाएगा वापस स्टीम। तो अभी कॉमन टेम्परेचर क्या हुआ सबका, 100 डिग्री हुआ। 100 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि स्टीम जब लिक्विड से स्टीम बना है तो टेम्परेचर चेंज थोड़ा ही होता है, 100 डिग्री ही रहता है। तो अभी इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कॉमन टेम्परेचर 100 है और कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन 3.33 ग्राम स्टीम है और 10 में से 3.33 चला गया तो 6.66, ऐसे 6 आते जाएगा आगे, तो 6.66 ग्राम, 6.66 ग्राम ये है मेरे पास वाटर लिक्विड फॉर्म में, है कि नहीं, और स्टीम कितना बन गया है 3.33 ग्राम। तो इस पूरे क्वेश्चन का कॉमन टेम्परेचर आ गया है 100 डिग्री सेल्सियस और उसमें लिक्विड बचा है 6.66 ग्राम और स्टीम बन गया है 3.33 ग्राम। अभी प्रोसेस पूरा समझ में आएगा। अभी बहुत सारे ऐसा न्यूमेरिकल आएंगे, 2 दिया हुआ रहेगा आपको इनिशियली, ठीक है, कि 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, 5 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताइए कि ये दोनों जब एक दूसरे से लेन देन करेंगे टेम्परेचर का तो उनका कॉमन टेम्परेचर क्या आएगा और मिक्स होने के बाद जो मिक्सचर बना उसमें उसका कंपोजिशन क्या होगा, कुछ स्टीम बचेगा क्या, कुछ आइस बचेगा क्या, कि सब लिक्विड बन जाएंगे, कि कुछ स्टीम कुछ लिक्विड रहेगा, कि कुछ आइस कुछ लिक्विड रहेगा, कितना ग्राम क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको लेन देन के क्वेश्चन को ऐसे करना है। अब ये हर्षवर्धन मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था उस समय, हर्षवर्धन, वो क्या करता था, उसका कुछ इसके जैसा ही फीचर था। जैसे ये मान लेते हैं हर्षवर्धन है, ये क्या कर रहा है, मैंने इससे पार्टी मांगा कुछ कि पार्टी दो, तो ये बोला कि ठीक है पार्टी ले लीजिए, ये मांग रहा है इससे, ये मैं हूँ, तो ये पार्टी देता था और ज़्यादा पैसा का दे देता था, जितना मेरे पास रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर देता था ये मेरे ऊपर। जैसे इसने 2700 यहाँ किया, 500 यहाँ किया, तो कुल मिला के 3200 रुपीज़ इसने खर्च कर दिया मेरे ऊपर। तो मुझे मज़ा आया, एंजॉय किया मैंने, लेकिन बाद में वो क्या करता था, वो पैसा वापस मांगने लगता था। जब उसके पास पैसे की कमी हो जाती थी तो वो लेने मेरे पास आ जाता था कि वो कल जो पार्टी हम लोग किए थे उसका इतना पैसा आपके ऊपर आया है खर्च, 3-4 लोग मिल के जो खर्च करते थे वो मांगने आ जाता था सुबह। तो इसका भी वही स्थिति है, ये 3200 रुपीज़ खर्च कर दिया, जबकि हमको चाहिए था 400 मैंने इससे बोला था खर्च करने के लिए, और ये ज़्यादा खर्च कर दिया। तो एक्सेस कितना किया, 2800 रुपीज़। तो ये 2800 रुपये जब रिवर्स गियर में जाता है वो वापस लेने लगता है। तो 400 - 32
3200 माइनस 400 करने पे 2800 आया था और हम लोग दोनों सेम स्टेट पे आ गए थे। मैं भी खुश, ये भी खुश था, दोनों लिक्विड बन गए थे 0 डिग्री पे। लेकिन पता चला कि वो ज़्यादा खर्च कर दिया है, वो 3200 रुपीज़, 3200 में से 400 गया तो 2800 रुपीज़ ज़्यादा खर्च कर दिया है उसने। तो अब उसको वो रिटर्न चाहिए पैसा। तो अभी ये दोनों वापस पीछे जाएंगे, बैक गियर में वापस जाएंगे। ये प्रोसेस है सॉल्व करने का। सबको पहले कॉमन स्टेट में लाना है। ये कॉमन स्टेट है क्या? नहीं है कॉमन। ये 0 डिग्री पे है, 100 डिग्री पे नहीं है। फिर इसको एक स्टेप आगे बढ़ाए, इसको भी एक स्टेप आगे बढ़ाए, दोनों कॉमन आया क्या? 5 ग्राम लिक्विड 100 डिग्री पे, 5 ग्राम लिक्विड 0 डिग्री पे। ये अलग अलग टेम्परेचर है, अभी भी दोनों कॉमन नहीं आए हैं। तो अभी कॉमन आने के लिए ये 100 डिग्री को अगर ये 0 हो जाता तो हम दोनों कॉमन हो जाते। तो 100 को मैं देखिए 0 डिग्री पे ले आया, लिक्विड को लिक्विड रख के। तो अब ये कॉमन स्टेट पे दोनों आ गया। यहाँ तक आपको हर क्वेश्चन में करना ही है। अब जब इतना हो जाए तब देखिए कि देने वाले ने कितना दिया और लेने वाले ने कितना लिया। तो लेने वाले ने कम ही लिया और देने वाले ने ज़्यादा दे दिया। तो अभी ये एक्सेस हीट अवेलेबल है इस सिस्टम के पास, यानी 10 ग्राम पानी के पास 2800 हीट अवेलेबल है। तो जिसके पास हीट है वो क्या करेगा? गर्म होना चालू करेगा। तो ये दोनों ही 0 डिग्री से अपना टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये 0 डिग्री से 100 डिग्री वापस होने के लिए, दोनों 0 डिग्री से 100 डिग्री जाने के लिए ओनली 1000 जूल इन लोग को चाहिए, जबकि अवेलेबल हीट 2800 है। तो ये दोनों ही, ये जो 5 10 ग्राम है वो 100 डिग्री पे चले जाएंगे। तो 10 ग्राम 5 10 ग्राम 100 डिग्री पे चला गया। अभी भी 1800 बचा हुआ हीट है। तो 100 डिग्री जाने के बाद क्या होता है? स्टीम बनना चालू होता है। तो कितना ग्राम स्टीम बनेगा? तो उसका M/L फार्मूला होता है स्टीम बनने का। तो M/L लेटेंट हीट 540 मैंने रखा, तो उसे M आया 3.33, यानी ये 10 ग्राम में से 3.33 ही स्टीम बन पाएगा, क्योंकि उसमें पूरा ये 1800 यूटिलाइज हो गया है। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल नहीं है। तो 100 डिग्री पे ये 3.33 माइनस कर देने पे 6.66 ग्राम लिक्विड बच जाएगा और वो स्टीम 3.33 ग्राम रहेगा मिक्सचर में। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व हो रहा है ये? अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट पड़ाव पे। लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाए कि ए कोई सब्सटेंस है जो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, और बी 15 डिग्री सेल्सियस पे है, और सी 20 डिग्री सेल्सियस पे है। तीनों का मैंने सेम अमाउंट लिया है। इसका भी एम ग्राम तीनों इक्वल लिया है मैंने। लेकिन तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है। इसकी SA है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SB है, और इसकी SC है। ठीक है। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए C सिंबल यूज होता है और S यूज होता है खाली हीट कैपेसिटी के लिए। तो आप चाहें तो इसको C भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। लेकिन बहुत सारे बुक में S भी यूज कर दिया जाता है, तो हमने S यहाँ पे लिख दिया है। तो उससे आप अलग बुक में अगर देखें कि स्पेसिफिक के लिए S यूज कर दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड NCERT में जो फॉलो किया है वो क्या है, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने सब सिंबल बता दिया है। लेकिन डिफरेंट बुक्स में आप देखेंगे कि वो सिंबल चेंज कर देते हैं। तो खैर ये इस पे चर्चा हम लोग स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं कि किसका सिंबल क्या बनाना है। अभी मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए S यूज करता हूँ, SA, इसके लिए SB और इसके लिए SC। तो A को इनिशियली 10 डिग्री पे, B को 15 और C को 20 डिग्री पे रखा गया। जब A और B को मिलाया गया तो इनका कॉमन टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम आने के बाद, हीट लेन देन करने के बाद 13 डिग्री आया। B और C को मिलाने पे कॉमन टेम्परेचर 16 आया। तो A और C को जब मिलाया जाएगा तो उसका कॉमन टेम्परेचर क्या आएगा ये बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? ये अननोन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ डिराइव करके कि दो लिक्विड को जब मिक्स किया जाता है तो उनका कॉमन टेम्परेचर क्या आता है। तो अगर एक M1 कोई मास मैंने लिया और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है, तो MST उसका टेम्परेचर T1 अगर है और फाइनल टेम्परेचर T हो गया तो T माइनस T1 ऐसे लिख दीजिए। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, MS डेल्टा T लिख दिया। इतना हीट इसने लिया प्लस
दूसरा सब्सटेंस है उसको लिख दीजिए M2S2 और उसका भी फाइनल टेम्परेचर वही T हो गया, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर था T1। तो ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि एक ने लिया होगा एक ने दिया होगा, तो कुल मिला के हीट का सम क्या होगा, 0 होगा। जिसने लिया होगा उसके हीट को अगर हम माइनस लिखें तो जिसने दिया होगा उसको प्लस लिखें, तो जितना लिया होगा उतना ही दिया होगा, तो दोनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इन दोनों का सम मैंने 0 लिख दिया। ये वही फॉर्मूला है ms डेल्टा थीटा ms डेल्टा थीटा, राइट, या डेल्टा टी। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आता है, m1s1t माइनस m1s1t1 प्लस m2s2t और ये प्लस माइनस माइनस m2s2t2। ये दूसरा वाला सब्सटेंस है, इसलिए इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T2 था, और T सेम क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों फाइनली कॉमन टेम्परेचर पे आएंगे। तो M2S2T2 ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 0। अब T को एक साइड में कर दीजिए और T1 T2 को एक साइड में, मतलब T को अलग मुझे चाहिए, क्या है कि कॉमन T निकालना है। तो M1S1T ये यहीं रखेंगे, और कौन इधर रहेगा, ये रहेगा, इसमें T है, प्लस M2S2T ये भी रहेगा, ये दोनों को उधर भेज दीजिए इक्वल टू के। तो M1S1T1 ये उधर जाके प्लस M2S2T2, इन दोनों में T कॉमन ले लेंगे, तो M1S1 प्लस M2S2, और इधर आ गया देखिए M1S1T1 प्लस M2S2T2। अब क्या ये दोनों उधर डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए T जो कॉमन आना था, कॉमन टेम्परेचर, वो क्या आ गया, T इक्वल टू M1S1T1 प्लस M2S2T2 डिवाइडेड बाय M1S1 प्लस M2S2। तो ये एज ए फॉर्मूला हम लोग अब यूज कर सकते हैं। जब भी दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा तो ऊपर दोनों का MST ऐड कर देना है, मतलब मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर दूसरे का, ये पहले का, और नीचे मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का। ऐसे करने से कॉमन टेम्परेचर मिल जाता है जब दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं हम लोग। क्लियर, ध्यान रहे कि दोनों सेम स्टेट में रहे, फेज चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये कॉमन टेम्परेचर ऐसे मिलता है। अभी पहले जब A और B को जब मिक्स किया गया, किसको किसको किया गया सर, A और B को, तो कॉमन 13 आया, तो मैं 13 को लिखूंगा यहाँ 13 इक्वल टू, कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, ऊपर MST और नीचे MS। तो MST पहले का मास M, पहले का SA, पहले का टेम्परेचर 10, पहले का MST हो गया, प्लस इसका MST हो गया। अब इसका MST लिखेंगे, इसका भी मास सर वही है, लेकिन S इसका SB है, और इसका टेम्परेचर पहले से 15 है, तो पहले का भी MST दूसरे का भी MST हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है MS सिर्फ, तो पहले का मास M और SA, तो MSA प्लस दूसरे का मास M और SB, MSB। तो इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, तो M कॉमन ले लेंगे, दोनों में M को क्या लेंगे कॉमन, इसमें भी M को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेके ऊपर का M से नीचे का M क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये ऐसे कैंसिल करने का, बीच में कैंसिल नहीं कर सकते हैं आप, मैं एक स्टेप को स्किप कर दिया हूँ, मतलब पहले इन दोनों में M को आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में M को भी बाहर लेना है, तब M से M कटेगा। क्लियर, और यहाँ क्या बच जाएगा 10SA, ये बच गया मेरे पास 10SA प्लस 15SB डिवाइडेड बाय SA प्लस SB। क्लियर है, ये समझ में आ गया, इतना इक्वल टू क्या है 13। अब आप इसको इक्वल टू के उस साइड में ले जाएंगे तो SA और SB में एक रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या आया है देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने पे मैंने क्या किया, इधर ये 13 था, तो ये और ये बीच वाले को ही तो मैं ऐसा लिखा हूँ, इसको 13 से इक्वेट करना है, तो SA इंटू 13 13SA, SB इंटू 13 13SB इक्वल टू, इधर आया इसके नीचे क्या है 1, तो 1 इंटू 10SA यानी 10SA, फिर 1 इंटू 15SB तो 15SB,
अभी SA को एक तरफ, SB को एक तरफ, तो ये 13 SA था और इसमें से 10 SA उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने लेफ्ट साइड में, तो 13 में से 10 गया 3 SA, और 15 SB था और ये 13 इधर सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 15 माइनस 13 2 SB आया। अब SA बाई SB क्या आया, ये 2 और ये 3 इधर आ गया, तो SA बाई SB 2/3 आ गया मेरा। क्लियर। वैसे ही जैसा मैंने इन दोनों के लिए किया MST बाई MS, वैसे ही इन दोनों के लिए जब आप करेंगे तो पहले आप SA और SB का रेशो मिला था और इसका और इसके साथ वही करेंगे तो SB और SC मिलेगा, क्योंकि ये B है और ये C है, तो SB बाई SC 4/1 आएगा। अभी इन दोनों को डिवाइड करके, चूँकि मुझे इसका कॉमन टेम्परेचर चाहिए इन दोनों के मिक्स करने के लिए, तो SA और SC का रेशो चाहिए मुझे, तो यहाँ SA है यहाँ SC है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई बस आप कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से देखिए SA बाई SB इंटू LHS को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और RHS को RHS में, SB बाई SC, तो SB से SB कट गया और इधर आ गया 2/3 इंटू 4/1, तो SA बाई SB का वैल्यू आ गया 8/3। ये कितना आ गया 8/3। क्लियर। SA और SC मुझे मिल गया है। अब इसमें वही MST वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यही कॉमन टेम्परेचर MST और नीचे MS का सम। तो कॉमन टेम्परेचर आएगा इस बार, इसका MST बताइए क्या है, MSA और टेम्परेचर 10 प्लस इसके बारे में M और इसका SC और टेम्परेचर 20 डिवाइडेड बाई MS, उसका मास MSA प्लस इसका MS, मास MSC। क्या दोनों में मास कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, इसमें से मास कॉमन ले लेंगे ऊपर, नीचे से भी मास कॉमन लेंगे और उससे मास कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आया, 10SA प्लस 20SC अपॉन SA प्लस SC। अब चूँकि मुझे SA और SC का रेशो पता है, इसलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को SC से डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये SA बाई SC मिल जाए मुझे। तो न्यूमरेटर को डिवाइड किए तो 10 टाइम्स SA था, तो SA बाई SC हो गया, प्लस 20 टाइम्स SC बाई SC। SC से इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें भी, सब में SC से डिवाइड कर रहे हैं, तो SC बाई SC क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई SA बाई, ये नीचे बच गया SA बाई SC प्लस SC बाई SC क्या हो गया 1। अब SA बाई SC का वैल्यू 8/3 आया है, तो इसके जगह पर 8/3 रख दिए, तो 10 इंटू 8/3 प्लस 20 डिवाइडेड बाई SA बाई SC 8/3 है, तो 8/3 प्लस 1। 3 LCM इसमें भी लेना पड़ेगा मुझे नीचे और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इंटू 3 हो जाता है 60, तो 80 प्लस 60 140 अपॉन ये 3 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1 3, 8 प्लस 3 11/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो कॉमन टेम्परेचर आ गया 140/11। यही तो आंसर है इसका। कॉमन टेम्परेचर A और C को मिलाने पे कितना आता है 140/11। क्लियर है सब।